हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 16th चैप्टर लाइट का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द ह्यूमन आई। प्रीवियस सेशंस में हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जांपल लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कौन से लॉज को फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भाई लाइट के रिफ्लेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा तरीका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट जब किसी दूसरे सरफेस से जाकर के टकराती है तो टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी कहानी रही है अपने प्रीवियस सेशंस की, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के ऊपर। देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स मिल करके एक ह्यूमन आई को बनाते हैं, इन पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है, और सबसे बड़ी बात कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। तो कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, और सेशन को स्टार्ट करते ही जल्दी से आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है द ह्यूमन आई। अब देखो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेशन में ही मैंने आपको समझा दिया था कि हम सभी के लिए ना सेंस ऑफ विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखा जाए तो हमारे आसपास कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इन सभी चीज़ों को फील करने के लिए या सेंस करने के लिए हम अपने डिफरेंट सेंसेस का यूज़ करते हैं। हमारे पास अलग अलग सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अधिकतर चीज़ों को सेंस करने के लिए हम कौन सा वाला अपना सेंस यूज़ करते हैं, तो सेंस ऑफ विजन। यानी कि हमारे लिए सेंस ऑफ विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब सेंस ऑफ विजन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे सेंसेस हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट हो गए, नहीं, सभी सेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हाँ, अधिकतर चीज़ों को फील करने के लिए जो हम सेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सेंस ऑफ विजन ही होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बट एट द सेम टाइम लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप खुद ही सोचो ना, आपका एक कमरा है, उस कमरे में आपको, वो कमरा आप ही का है, आपको पता है कि उस कमरे में एक बेड होगा, एक आपकी स्टडी टेबल होगी, चेयर होगी, उसकी टेबल पे कुछ बुक्स रखी होंगी, है ना, पेन्स रखे होंगे, इसके अलावा एक लैंप रखा होगा, आपके कमरे में एक अलमीरा भी होगी, खिड़की भी होगी, ये सब चीज़ें आपको पता है। जब आपके रूम में लाइट जल रही होती है उस समय अगर आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। लेकिन अगर उस रूम की लाइट्स ऑफ हैं, या आप बोल सकते हो कि उस रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, और आप जाकर के उस रूम में खड़े हो, अपने रूम में खड़े हो, तो भी आपको एक भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्या उस समय हमारी आंखें बंद होती हैं? नहीं, हमारी आंखें तो खुली होती हैं, और हमारी आंखें देखने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि लाइट्स ऑफ होती हैं, रोशनी नहीं होती है वहाँ पे। तो डेफिनेटली सेंस ऑफ विजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस सेंस ऑफ विजन के लिए आप बोल सकते हो कि आंखें इंपॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम लाइट भी इंपॉर्टेंट है। लाइट इंपॉर्टेंट है तभी तो हमने लाइट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आईज आर वन ऑफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आंखें हैं, नाक है, कान है ना, टंग है, स्किन है। तो इन सभी में से आप बोल सकते हो कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो हमारी आंखें हैं। The eye reacts to light and allows vision, thus enables us to see the various objects around us. हमारी जो आंखें होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, लाइट को रिएक्ट करती हैं, मतलब रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई दे जाती है ना। अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पड़ेंगी तो वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देंगी। भाई, हम अपने कमरे में गए थे जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस थी, बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी, तो हमको पता है कि हो सकता है कि यहाँ पे टेबल हो, लेकिन वो टेबल पता है कि है, लेकिन फिर भी दिखाई क्यों नहीं देती है, क्योंकि टेबल से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुँचती हैं।
आंखें तो खुली हुई हैं भाई, बटन थोड़ी हैं, आंखें खुली हुई हैं, आंखें देखने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन टेबल से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है। अब जब आप अपने रूम की लाइट्स ऑन करोगे, है ना, ट्यूबलाइट आपके कमरे में वो आपने ऑन कर दी, तो ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी कहाँ जाएगी, टेबल पे जाएगी, टेबल से जाकर के वो बेसिकली टकरा जाएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, हमारी आंखों तक पहुंचेगी। अब हमारी आंखें तो भोली होती हैं, उनको क्या पता कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं ये बेसिकली किसकी थी, ये थी ट्यूबलाइट से, मतलब ये लाइट आप बोल सकते हो कि ट्यूबलाइट से आ रही थी, ये लाइट रेज ट्यूबलाइट की थी। हमारी आंखों को क्या लगा कि भाई ये जो लाइट रेज है ये टेबल से निकल करके आ रही हैं, तो हमारी आंखों ने क्या करा, टेबल की इमेज बना दी, यानी कि टेबल हमको दिखाई देने लग गई। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारी आंखें क्या करती हैं, लाइट के लिए आप बोल सकते हो कि रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं और विजन अलाउ करती हैं, जिसके कारण हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर, देखा जाए तो ह्यूमन आई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्लास 8 के लेवल पे आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जितनी चीज़ें हमारे सिलेबस में होंगी हम उतनी ही पढ़ेंगे। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस विच इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, और सभी चीज़ों को हम एकदम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि देखो ऐसा है कि जब हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन आई के पार्ट्स समझने पड़ते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझना पड़ता है। एक बार पार्ट्स समझ लिए, इंडिविजुअल पार्ट का क्या फंक्शन है आपको वो समझ में आ गया, तो आपके लिए फिर ह्यूमन आई काम कैसे करती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आई की। द आई इज रफली स्फेरिकल इन शेप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी आंखों का शेप क्या होता है, ठीक है। तो हमारी जो आई होती है वो रफली स्फेरिकल होती है शेप में, देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। अगर आपने कभी अपने स्कूल में ह्यूमन स्केलेटन देखा हो, तो उसमें जो स्कल होता है, जो खोपड़ा होता है, उसमें यहाँ पे जो मतलब, अब वो स्केलेटन है, ऑब्वियस ये बात है, उसमें आंखें तो लगी नहीं होंगी, उसमें सिर्फ हड्डी का ढांचा ही होता है ना। तो जो स्कल होता है उसमें जहाँ पे हमारी आंखें फिट होती हैं, उन आंखों की जगह पे आपने देखा होगा कि ऐसे दो कैविटीज बनी होती हैं, है ना। ह्यूमन स्कल आपने अगर कभी देखा हो, अगर स्कूल लैब में नहीं देखा सच का, तो किसी कार्टून में, किसी मूवी में जरूर आपने देखा होगा कि ह्यूमन स्कल में आप बोल सकते हो कि ऐसे क्या लगी होती हैं, बेसिकली दो सॉकेट्स बने होते हैं। इन सॉकेट्स में, ऐसे गोल गोल सॉकेट्स में क्या होता है, आई बॉल फिट होती है। तो हम आई को आई बॉल क्यों बोल रहे हैं, सिंपल आई क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसका शेप होता है रफली स्फेरिकल। एग्जैक्ट परफेक्ट स्फेयर तो नहीं होती है हमारी एक आंख या दोनों आंखें, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि रफली, अगर शेप को बताना ही है कि भाई आई का शेप क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि रफली स्फेरिकल ही होता है। इसीलिए अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप आई बॉल का शेप याद रखो कि हाँ मैम ने बताया था कि भाई जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें स्कल में ऐसे दो गोल गोल गड्ढे दिखाई देते हैं, दो ऑर्बिट्स दिखाई देते हैं ना, दो सॉकेट्स दिखाई देते हैं। तो वो गोल गोल गड्ढे क्यों है, क्योंकि उनके अंदर आई बॉल्स फिट होती हैं। और आई बॉल्स का शेप कैसा, भाई ऐसा थोड़ी है कि जिन गड्ढों में है वो हैं आई बॉल्स, उन गड्ढों का शेप कैसा है, गोल गोल, और जो आई बॉल्स उसमें फिट हैं वो कैसी हैं, ट्रायंगल शेप की हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। जो शेप होता है आई बॉल का, उसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि स्कल में और जो सॉकेट है उसका भी शेप हो जाता है। तो राउंड होती है, या आप बोल सकते हो कि स्फेरिकल होती है, रफली स्फेरिकल होती है हमारी आई बॉल्स, ठीक है, इसीलिए उनको हम बॉल्स बोलते हैं। और डायामीटर कैसा होता है उनका 2.3 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हम आ चुके हैं अपनी आई बॉल के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो शेप बता दिया, और एक आप बोल सकते हो कि साइज का आइडिया दे दिया कि 2.3 सेंटीमीटर के करीब डायमीटर होता है रफली, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, कि स्क्लेरा, इट इज द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड स्क्लेरा, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। हमारी आंखों में जो आपको ऐसे सफेद सफेद हिस्सा दिखाई देता है, ये वाला, ये पूरी क्या है, हमारी आंख है। देखो, आंख की शुरुआत सबसे पहले होती है किसके साथ, आईलिड्स के साथ, जहां पे हम आई शेडो लगाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, आईलिड्स, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये क्या है, आईलिड आपको दिखाई दे रही होगी, है ना।
इसमें आप बोल सकते हो कि क्योंकि आंखें बहुत से देखो आप बोल सकते हो कि जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एट द सेम टाइम ये बहुत ही सेंसिटिव भी होती हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होती हैं, आई लैशेज होती हैं, आईलिड होती है, एक कवर तरीके का होता है। आईलिड बेसिकली क्या, हमारी आंखों का कवर, जिसपे हम क्या करते हैं, आई शेडो लगाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आई लैशेज बोलते हैं। अब हमने आईलिड्स को खोल लिया है, आई लैशेज भी क्या हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं, तो अंदर की आपको जो आंख है वो दिखाई देने लग जाएगी। तो ये जो आपको अंदर की आंख दिखाई दे रही है यही बेसिकली क्या है, हमारी आई बॉल है, ठीक है ना। आई बॉल में आप बोल सकते हो कि ये जो सफेद सफेद पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ऐसा नहीं कि केवल यही आंख में आपको दिखाई दे रहा है। उठो, अपने घर में जो शीशा लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, उसके सामने जाओ और अपनी आंख में देखो। अपनी आंख में भी आपको सफेद सफेद हिस्सा दिखाई देगा। उस सफेद हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, SCLERA, ठीक है। चलो फिर क्या बोला गया है, ये तो पूरा ही हो गया। हाँ, तो इट इज द आउटर कवरिंग। तो स्क्लेरा के लिए हम बोलते हैं कि हमारी आई बॉल की आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव होती है। भाई देखो कोई भी लेयर जो कि किसी चीज के बाहर होती है, सबसे बाहर होती है, तो नेचुरली उस लेयर का काम क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन का। जैसे कि हमने एनिमल सेल के बारे में बात करी है, प्लांट सेल्स के बारे में बात करी है। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल, और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे वो सेल वॉल हो, क्योंकि ये सेल को क्या कर रही है, बेसिकली कवर कर रही है, तो नेचुरली इनका काम क्या हो जाएगा, सेल को प्रोटेक्ट करना ही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि भाई आई बॉल की आउटर कवरिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे स्क्लेरा। और क्योंकि वो आपको व्हाइट दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है ना। और ये आप बोल सकते हो कि काफी टफ होती है, तो हमारी आंखों के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आंख का व्हाइट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो, द स्क्लेरा गिव्स द आई बॉल इट्स व्हाइट कलर। तो हमारी आंखों को जो व्हाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्क्लेरा ही कर रही है। It is tough so that it can protect the interior of the eye from damage during an accident. और भगवान न करे अगर कभी किसी भी तरह का डैमेज होता है तो उस डैमेज से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, स्क्लेरा होती, क्योंकि ये काफी टफ होती है और सबसे बाहर है, तो ऑब्वियस ये बात है, नेचुरली क्या करेगी, आंखों को प्रोटेक्ट तो करेगी ही करेगी। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर हमारी आई बॉल की, जो कि है कॉर्निया। The slight bulge in the sclera at the front of the eye is a clear, thin, dome-shaped tissue called the cornea. अब क्या होता है, स्क्लेरा आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई जो आउटर कवरिंग है आई बॉल की उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। इसी के कारण हमारी आंखों का जो कलर है, मतलब आई बॉल को वाइट कलर मिलता है और ये टफ होती है, प्रोटेक्टिव होती है। अब स्क्लेरा के आगे आपको जो एक छोटा सा बल्ज को हम हिंदी में उभार बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों की आंखें कुछ ज्यादा ही ऐसे बाहर की तरफ निकली होती हैं, है ना। देखा जाए तो सभी की आंखों में आप बोल सकते हो कि जो सफेद हिस्सा है, जो स्क्लेरा है, उसके बाहर एक थोड़ा सा बल्ज मिलता है, एक स्लाइट बल्ज दिखता है, एक उभार दिखता है। कुछ लोगों का उभार कुछ ज्यादा ही होता है ना, जिसको हम बोलते हैं बड़ी बड़ी आंखें हैं, और कुछ लोगों में ये उभार थोड़ा सा कम होता है और कुछ लोगों में मीडियम लेवल का होता है। तो उभार तो होना ही है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। तो ये जो आपको स्लाइट बल्ज, ये जो उभार आपको नजर आ रहा है, कहाँ, स्क्लेरा में, आप बोल सकते हो कि सामने की तरफ, ये क्या है, तो आप बोल सकते हो कि एक क्लियर, एकदम क्लियर, थिन, डोम शेप्ड, डोम मतलब कि ऐसा, ठीक है ना, डोम शेप्ड टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, बेसिकली टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि स्क्लेरा में आपको एक स्लाइट बल्ज दिखाई देता है आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ। वो क्या है, बेसिकली एक क्लियर डोम शेप्ड टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्जिंग आउट। तो भाई दिखाई दे रहा है कि कॉर्निया जो है वो ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि आंख को जब हम देखते हैं, ठीक है,
मेरी देख लो, किसी और की देख लो, किसी की भी, अपनी खुद की देख लो, तो आपको डेफिनेटली क्या दिखाई देता है, स्क्लेरा दिखाई देता है। अब जब आप थोड़े से ऐसे घूम के खड़े होते हो तो आपको नजर आता है कि बाहर ये जो आंख है ना, इसमें स्क्लेरा में ही एक थोड़ा सा उभार आपको देखने को मिलता है। ये जो उभार, ये जो बल्ज है, ये बेसिकली क्या होता है, काफी क्लियर होता है। इतना क्लियर होता है कि अंदर का जो भी चीजें हैं वो सब दिखाई देता है। जैसे कि इसको आप ऐसे समझ लो ना, हमारे पास जिलेटिन होती है, जिलेटिन है ना, उसको हम हमारी जो नोटबुक्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ब्राउन कवर चढ़ाते हैं ताकि हमारी जो नोटबुक्स हो वो हमेशा, मतलब एक पूरे सेशन के लिए, एक साल के लिए प्रोटेक्टेड रहें। तो उस ब्राउन कवर के ऊपर आप जो एक ट्रांसपेरेंट जिलेटिन चढ़ाते हो, वही यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, मतलब उस चीज को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, कॉर्निया के साथ। कि स्क्लेरा है आंखों का सफेद हिस्सा, आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्शन का काम करेगी, टफ होती है। आप बोल सकते हो कि स्क्लेरा में ही आपको एक उभार नजर आता है। कहां, तो एट द फ्रंट ऑफ द आई, आई के सामने ही, जो कि काफी क्लियर, थिन शेप्ड, या बोल सकते हो कि काफी क्लियर होता है, थिन होता है और डोम शेप्ड होता है टिश्यू। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया बेसिकली आप बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना होता है और ये कैसा होता है, बल्जिंग आउट होता है, उभार लेकर के आता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम एन आई एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। बेसिकली लाइट जो कि एक ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही होती है, द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर करती है आई में, कैसे, कॉर्निया के थ्रू ही। The main function of the cornea is to protect the eye, but it also helps in focusing some light by its converging action. तो बेसिकली कॉर्निया का काम क्या होता है कि हमारी आंख को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अपनी नोटबुक में जिलेटिन भी चढ़ाते हो तो जिलेटिन का भी काम क्या होता है कि अंदर का जो ब्राउन पेपर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, कि अगर पानी वगैरह गिर गया, तेल गिर गया, खाना पीना गिर गया उस चीज के ऊपर, है ना, तो जिलेटिन से वो चीजें साफ हो जाती हैं, वो चीजें जाकर के ब्राउन पेपर को अफेक्ट नहीं करती हैं। सिमिलरली हमारी आई बॉल में जो कॉर्निया है उसका काम क्या होता है, आंखों का प्रोटेक्शन ही करना होता है बेसिकली उसे, बट ये आप बोल सकते हो कि अपनी कन्वर्जिंग एक्शन से क्या कर सकती है, लाइट को फोकस करने का काम भी कर सकती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कन्वर्जिंग एक्शन क्या होता है, तो बेसिकली लाइट को क्या करना, जैसे कि यहाँ पे रेज आ रही हैं, ठीक है ना, अरे हट जाओ भाई, हाँ, यहां से क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं, तो लाइट रेज को क्या करना, बेसिकली एक पॉइंट पे आकर के मिलवा देना। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, मोस्टली पैरेलली होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से दूर रखा है तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकल करके आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब इन पैरेलल रेज को कहीं ना कहीं तो मिलवाना पड़ेगा ना, तब जाकर के तो क्या होगा, बेसिकली इमेज बनेगी। तो कन्वर्जिंग एक्शन का मतलब क्या है कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं इनको बेसिकली क्या करना, एक पॉइंट पे आकर के मिलवा देना, कन्वर्ज करवा देना, उसी को हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग एक्शन। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में आपको ये पूरा स्क्लेरा दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये जो आपको सफेद, अच्छा एक और चीज, ये स्क्लेरा जो है ना केवल आगे आगे नहीं होती है भाई, हम बात कर रहे हैं पूरी आई बॉल की, ठीक है ना। आपको स्क्लेरा सिर्फ सामने नजर आती है। एक बात बताओ, आई बॉल में तो बहुत सारी चीजें होती है अंदर, क्या आपको सब दिखाई देता है, नहीं ना। क्या मैं तो कहती हूँ कि चीजें छोड़ो, पार्ट्स छोड़ो, क्या आपको पूरी आई बॉल नजर आती है क्या, नहीं, आपको आई बॉल को केवल ये वाले हिस्से नजर आते हैं, है कि नहीं। अगर पूरी पूरी आई बॉल नजर आने लगी ना तो फिर तो हम एलियन जैसे दिखेंगे, बिल्कुल ऐसी बंटे जैसी आंखें हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है, हम जो बात कर रहे हैं स्क्लेरा की वो क्या होती है, आप बोल सकते हो कि पूरी आई बॉल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, ये पूरी की पूरी आप बोल सकते हो कि स्क्लेरा बनी हुई है, और इसी के कारण हमको हमारी आंख का क्या दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है, ठीक है। फिर इसके अलावा स्क्लेरा में ही आपको आंख के फ्रंट में इस तरीके का एक बल्ज नजर आ रहा होगा, स्क्लेरा में ही आंख के सामने इन फ्रंट ऑफ द आई आपको ये बल्ज नजर आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्निया। ये आप बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना होता है, डोम शेड होता है ना, डोम शेड होता है, और आप बोल सकते हो कि बल्जिंग आउट होता है। इसका काम क्या होता है, स्क्लेरा का काम भी होता है कि आंखों के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि काफी टफ होती है ये। कॉर्निया का भी काम क्या होता है,
आंखों के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन क्योंकि इसका शेप कैसा है, आप बोल सकते हो कि डोम जैसा है, इसीलिए ये लाइट रेस को आप बोल सकते हो कि फोकस करने में भी मदद करती है अपने कन्वर्जिंग एक्शन के थ्रू। अब इसका और क्या मतलब है ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब हम लेंस के बारे में पढ़ लेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, आई बॉल की, जो कि है आइरिस। ठीक है ना, तो जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिस। आगे नहीं जाना है, कॉर्निया के पीछे ही रहना है। ठीक है, तो आइरिस क्या होती है, एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होती है एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया नोन एज आइरिस। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपकी पूरी स्क्लेरा है, सफेद सफेद। ठीक है ना, जब आप आंख को ऐसे सामने से देखते हो ना तो आपको कॉर्निया नजर नहीं आता है, आपको जो उभार है वो नजर नहीं आता। जब आप ऐसे साइड से देखते हो तो आपको स्क्लेरा में ही आंख के सामने एक उभार नजर आता है, आपको कॉर्निया नजर आता है। ऐसे देखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होती है, एक डार्क मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग जैसा होता है। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है इतना पूरा, ये क्या है, ये आइरिस ही है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्निया के जस्ट पीछे। डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है और इसका शेप कैसा होता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग लाइक। ठीक है ना, जो छल्ला होता है ना, छल्ला जो हम, ये अंगूठी जो हम पहनते हैं, ये तो कुछ इस तरीके का आप बोल सकते हो कि छल्ला जैसा शेप होता है किसका, आइरिस का। द कलर ऑफ दिस आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ द आई। और आइरिस का ही आप बोल सकते हो कि जो कलर होता है वो हमारी आंखों का कलर होता है। आइरिस का कलर ही क्या इंडिकेट करता है, हमारी आंखों का कलर। क्योंकि देखो जो स्क्लेरा है, जो व्हाइट पार्ट है, वो तो सभी की आंखों में होता है, आपकी भी आंख में, मेरी भी आंख में, सबकी आंखों में, जितने भी इंसान हैं उन सभी की आंखों में आपको सफेद हिस्सा स्क्लेरा दिखाई देगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन नई बात क्या होती है, मतलब अलग बात क्या होती है, आइरिस का कलर। ठीक है, कुछ लोगों में आइरिस का कलर आप बोल सकते हो कि एकदम ब्लैक होता है, कुछ लोगों में ब्राउन होता है, अधिकतर लोगों में ब्राउन ही होता है। ठीक है ना, फिर कुछ में ग्रीनिश हो जाता है, कुछ बोलते हैं ना कि नीली है आंखें। तो वो आंखें नीली क्यों हो रही, क्योंकि आंखों में जो आइरिस है, उस आइरिस का कलर क्या है, बेसिकली नीला है। तो जो कलर होता है आइरिस का, वही बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, हमारी आंखों का कलर। फिर इसके बाद में द आइरिस ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट और एडजस्ट एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग। अच्छा, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो लाइट हमारी आंखों के अंदर जा रही है, अब देखो ऐसा है, यहां पे ना रिफ्लेक्शन की बातें खत्म होती हैं। क्या समझे, यहां पे रिफ्लेक्शन की बातें थोड़ी सी खत्म हो रही हैं। खत्म क्यों हो रही हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रेज आती हैं, आकर के टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद आप बोल सकते हो कि वापस लौट जाती हैं, है ना। अगर आपके सामने प्लेन मिरर है तो जो भी लाइट रेज आ रही हैं उससे टकराएंगी, टकराने के बाद वापस लौट जाएंगी, जहां से आई थी वहीं लौट जाती है। लेकिन आंखों में ऐसा नहीं होता है कि भाई जो लाइट रेज आ रही है ना, उनको बकायदा आंख के आई बॉल के अंदर जाना पड़ेगा। जब तक वो अंदर नहीं जाएंगी, भाई अगर हमारी आंखें भी क्या हो, एक प्लेन मिरर हो, तो क्या होगा, लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से निकल करके और इसके बाद में टकरा करके वापस लौट जाएंगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां से हो गया, नहीं होगा। तो इसीलिए आंखों में आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज है उनको आंखों के अंदर जाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा गया है कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जानी है, ये बेसिकली रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आइरिस की होती है। आई बात समझ में, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, द आइरिस हैज अ होल एट इट्स सेंटर विच इज कॉल्ड प्यूपिल। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताया कि आइरिस का जो शेप है वो कैसा होता है, छल्ले जैसा होता है, रिंग लाइक होता है। कहाँ गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो रिंग लाइक क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, एक होल होता है, और इस होल को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, it appears like a dark spot in the center of the iris because no light is reflected from it। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो प्यूपिल है वो आइरिस में एक उसके सेंटर में एक डार्क स्पॉट की तरह नजर आती है। जो प्यूपिल है, देखो यहाँ पे इस आपको जीआईएफ में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, बेसिकली पूरी, इसको मैं और ठीक से बनाती हूँ, ये क्या है, पूरी आइरिस है।
ठीक है ना। तो आइरिस के बिल्कुल सेंटर में आपको एक डार्क स्पॉट नजर आ रहा होगा। इस डार्क स्पॉट को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्यूपिल बोलते हैं। अब मुद्दा यह है कि एक डार्क स्पॉट क्यों नजर आ रहा है प्यूपिल, क्योंकि यहां पे आप बोल सकते हो कि बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, कोई लाइट यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि मैम लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो फिर लाइट का होना क्या है? अरे लाइट अंदर जाने वाली है भाई। Iris controls the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil. आई बात समझ में? क्या बोला गया है यहाँ पे कि लाइट का रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए। तो आंखों के अंदर कैसे जाएगी? स्क्लेरा के थ्रू नहीं, कॉर्निया के थ्रू आप बोल सकते हो नहीं, या आप ये बोल सकते हो कि क्या आइरिस के थ्रू जाएगी? नहीं, आइरिस के सेंटर में जो आपको एक डार्क स्पॉट नजर आता है, जो होल नजर आता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, बेसिकली प्यूपिल के थ्रू ही लाइट रेस क्या होती हैं, अंदर जाती हैं। आप बोल सकते हो कि प्यूपिल डार्क स्पॉट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लाइट अंदर जाती है। अब कितनी अमाउंट लाइट की अंदर जानी है, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन होता है? बेसिकली आइरिस। ये जो आपको प्यूपिल के अराउंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये क्या है? आपकी पूरी प्यूपिल है। तो प्यूपिल के अराउंड जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही क्या करता है? बेसिकली प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। आइरिस प्यूपिल को बोलेगी कि तुम सिकुड़ जाओ, तुम फैल जाओ, तुम सिकुड़ जाओ, तुम फैल जाओ। जब हम रोशनी में जाते हैं, है ना, सपोज हम अपने घर में बैठे हैं और अचानक से बोला मम्मी ने कि जाओ सब्जी वाला है, सब्जी लेकर के आओ, तो हम क्या हुआ, एकदम से बाहर गए, तो हमें लगता है कि बाप रे, आँख, ये जो धूप है, जो सूरज की जो रोशनी है, वो हमारी आंखों में चुभ रही है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के ऐसे बंद कर लेते हैं, मीच लेते हैं अपनी आंखों को, ठीक है ना। उस समय बेसिकली क्या होने वाला है कि क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है बाहर, तो हो सकता है कि बहुत सारी सनलाइट क्या हो जाए, हमारी आंखों के अंदर चली जाए प्यूपिल के थ्रू। उस समय जो आइरिस है वो प्यूपिल को बोलेगी कि अरे सुनो, ये तो ब्राइट लाइट है, तुम अपना साइज कम कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली आंखों के अंदर जो लाइट जानी है वो प्यूपिल के थ्रू ही जानी है। तो आइरिस बोलेगी प्यूपिल को कि तुम अपना साइज थोड़ा कर लो। अगर तुम छोटी हो जाओगी ना, तो भाई जो गड्ढा है अगर वो ही छोटा हो जाएगा, तो गड्ढे से जाने वाली जो लाइट रेज होंगी उनका आप बोल सकते हो कि नंबर भी कम हो जाएगा, यानी कि ज्यादा रोशनी नहीं जा पाएगी आई बॉल के अंदर। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि अंधेरा होता है और अंधेरे में अगर हमें कोई चीज देखनी होती है तो हम अपनी आंखों को ऐसे फैलाते हैं, उस समय आइरिस क्या बोलेगी प्यूपिल को कि तुम अपना साइज बड़ा कर लो। क्यों बड़ा कर लो? क्योंकि अभी अंधेरा है, रोशनी कम है, लेकिन रोशनी कम है फिर भी हम चाहते हैं कि जो भी चीज है वो हमको दिखाई दे जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस क्या हो, हमारी आंखों के अंदर जाए, ताकि उस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन हो। तो उस समय आइरिस प्यूपिल को बोलेगी कि तुम फैल जाओ। अगर तुम फैल जाओगी तो ज्यादा लाइट रेस आंखों के अंदर जाएगी, तो हमको वो चीज दिखाई दे जाएगी डिम लाइट में भी। अब आई समझ में? तो कुछ इस तरीके से प्यूपिल क्या इस तरह से आइरिस जो है ना, वो प्यूपिल को आप बोल सकते हो कि प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है, ताकि जो भी लाइट हमारी आंखों के अंदर जा रही है वो उसका जो अमाउंट वो बेसिकली क्या रहे, कंट्रोल्ड रहे। ऐसा ना हो कि जितनी चाहे उतनी लाइट जो है ना आंखों के अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है, हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे कि किस तरीके से फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारी आंखों में। हमारी आंखों में भी क्या होती है, एक स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अगर उन चीज़ों को, फोटो सेंसिटिव सेल्स को, स्क्रीन को प्रोटेक्ट करना है, तो जितनी क्षमता होती, जितनी उनकी कैपेसिटी है ना लाइट रेस को बर्दाश्त करने की, केवल उतनी ही लाइट रेस अंदर पहुंचानी रहती है। ऐसा नहीं है कि बस जितना चाहा उतना पहुंचा दिया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ताकि प्रॉपर अमाउंट की ही लाइट रेज आंखों के अंदर जाए। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब क्या है, द आइरिस इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स द आई इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। ये तो हमें समझ में आ गया। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज अ ग्रीन आईज, वी मीन दैट द कलर ऑफ द आइरिस इन हिज आईज इज ग्रीन। तो बेसिकली आइरिस ही होता है, आइरिस का कलर ही होता है जो कि किसी की भी आंख को एक डिस्टिंक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी पर्सन की आंखें कैसी हैं, हरी हैं, तो आंखें हरी होने का मतलब क्या है कि उस पर्सन की आंख में
जो आइरिस है उसका कलर क्या है, बेसिकली ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग आंखें दिखाई दे रही होंगी, इन सभी आंखों का जो कलर है वो कैसा है, अलग अलग है। तो जो प्यूपिल है, देखो अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, तो ये हिस्सा तो भाई सबका एक जैसा ही होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, वाइट पार्ट ऑफ द आई। अगर मैं बात करूं इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ये भी सबका क्या होता है, एक जैसा ही होता है। ये क्या है, बेसिकली प्यूपिल है। तो प्यूपिल तो आप किसी की भी आंख का देख लो, किसी भी इंसान की आंख का देख लो, आपको जो प्यूपिल है वो एक डार्क स्पॉट की तरह ही नजर आएगा, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन तो होना नहीं है, वहां से क्या होता है, लाइट रेज अंदर जाती है बेसिकली। लेकिन प्यूपिल के बाहर आपको जो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस। और आइरिस का आप कलर देख सकते हो कि कहीं ब्लू है, कहीं ब्राउन है, कहीं कंजी आंख है, कहीं ब्लैक है, हर कुछ है। तो जो आइरिस का कलर होता है वही आप बोल सकते हो कि आंखों का कलर हो जाता है। स्क्लेरा तो सबके पास होती है और उसका तो कलर पक्का है, व्हाइट मतलब व्हाइट। अब ऐसा नहीं होगा कि आज किसी की स्क्लेरा व्हाइट है कल जो है ना ब्राउन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है आई लेंस। बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल जेली लाइक कॉल्ड अ लेंस। अब आप बोल सकते हो कि प्यूपिल जो होती है उसके भी पीछे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम आई बॉल में पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत हमने करी थी आई बॉल की आउटर मोस्ट कोटिंग से, कवरिंग से, जिसका नाम है क्या, स्क्लेरा। स्क्लेरा में भी मैंने आपको बताया था कि इन द स्क्लेरा आंख में फ्रंट की तरफ एक आपको उभार नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया बोल सकते हो कि काफी मतलब डोम शेप्ड होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है, काफी क्लियर होती है। स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों का ही काम क्या होता है, आंखों को प्रोटेक्ट करना, आई बॉल के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करना। कॉर्निया आप बोल सकते हो कि अपने शेप के कारण, डोम शेप उसका स्ट्रक्चर है, तो अपने शेप के कारण जो है ना लाइट को फोकस करने का भी काम बीच बीच में कर देती है। अब आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्निया के पीछे रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल के पीछे क्या हो रहा है, एक लेंस मिल रहा है आपको। ये लेंस कैसा होता है, अगेन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जेली होती है ना, जेली उसके समान फ्लेक्सिबल होता है। By the action of ciliary muscles, it changes its shape to focus light on the retina. इमेज आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये क्या है, कॉर्निया है, ये क्या है, पूरी आइरिस है ना, ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये इसको मैं ब्लैक कलर से बनाऊं क्या, ज़्यादा दिखाई देगा। ये देखो, ये क्या है, बेसिकली प्यूपिल है। अरे यार, ये क्या है भाई, ये है प्यूपिल, ये जो मैंने बनाई है ये वाली। कॉर्निया ये आपको नीली नीली नजर आ रही होगी, ये क्या है, आइरिस, उसके बीच में क्या है, प्यूपिल। ठीक है ना, प्यूपिल के पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो कि कैसा होता है, जेली लाइक होता है, ये पूरा ये, और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। अब देखो ऐसा है कि लेंस है तो कोई ना कोई चीज तो पकड़ के, मतलब कोई ना कोई तो चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, आई लेंस को पकड़ के रखेगी, वरना तो क्या होगा, जेली लाइक है, उचक उचक के जो आई लेंस है वो कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, तो मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए इस जेली लाइक ट्रांसपेरेंट आई लेंस को अपनी जगह पे पकड़ के रखने के लिए क्या होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, बेसिकली ये कुछ मसल्स हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, ये आप समझ लीजिए कि ये क्या है, सिलियरी मसल्स हैं। ये मसल्स क्या करेंगी, आई लेंस को से पकड़ के रखने की कोशिश करती हैं। कोशिश क्या मतलब, पकड़ ही लेती हैं। अब सिलियरी मसल्स का एक्शन ही होता है जिसके कारण जो लेंस है वो अपना शेप चेंज करता है। अब आप बोलोगे कि मैम को लेंस को शेप चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि कॉर्निया के थ्रू आप बोल सकते हो कि लाइट रेज अंदर आ गई। अंदर आने के बाद हुआ क्या, जो प्यूपिल है उस प्यूपिल के थ्रू अल्टीमेटली जो लाइट रेज है वो कहाँ जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। अब ये जो लाइट रेज हैं इनको हमें फोकस करवाना है कहाँ, आई बॉल में जो पीछे की तरफ स्क्रीन लगी होती है, जो रेटिना लगी होती है, वहां पे फोकस करवाना है।
आई बात समझ में? तो इन लाइट रेस को रेटिना पे फोकस कराने के लिए जो लेंस है उसको अपना शेप चेंज करना ही पड़ता है। और लेंस अपना शेप चेंज कैसे करता है? तो लेंस से अटैच्ड जो सिलियरी मसल्स होती हैं उन मसल्स के थ्रू। इट बिकम्स थिनर टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड बिकम्स थिकर टू फोकस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो उस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की या आप ये बोल सकते हो कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं उन लाइट रेज को रेटिना पे फोकस कराने के लिए जो लेंस है वो क्या हो जाता है, ऐसा पतला हो जाता है। इसका ना एक बहुत अच्छा सा GIF है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखना, ठीक है। जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दूर रखा है आंख से, तो उस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज हैं उनको रेटिना पे फोकस कराने के लिए जो लेंस है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और जैसे 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 ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो पास आते हुए या पास रखे हुए ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज को रेटिना पे फोकस कराने के लिए जो लेंस है वो मोटा होता जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये एक आंख है, इस आंख के सामने एक इंसान रखा हुआ है ना। अब जैसे जैसे ये इंसान पास आएगा, देखो आई लेंस जो है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, हो गई मोटी। अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसको फोकस, उसकी इमेज को बनवाने के लिए आई लेंस पतला रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पास है तो देखो आई लेंस क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। अब आई समझ में? तो कुछ इस तरीके से जो लेंस है वो क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है। और शेप चेंज करवाने के लिए कौन होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं। तो इट बिकम्स थिनर टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि दूर रखा गया हो, और थिक हो जाता है कब, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। The eye lens is actually a living lens because it is made up of transparent living cells which allow light to pass through them. अब जो आई लेंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो लिविंग लेंस होता है और जो कि ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स से बना होता है। हमारी जो आई लेंस है इधर पे भी होता है, एक इधर पे भी होता है, ठीक है ना। तो जो आई लेंस है वो बेसिकली क्या है, लिविंग लेंस है, जिसको बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स लगते हैं और ये अलाउ करते हैं लाइट को टू पास थ्रू देम। इज दैट क्लियर? चलो फिर इसके बाद में द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सिलियरी मसल्स विच whose one side is attached to the eye lens and the other side is attached to the eyeball। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वही बेसिकली क्या करती हैं, लेंस को उनकी पोजीशन पे होल्ड करके रखती हैं। तो जो सिलेरी मसल्स हैं वो एक तरफ से लेंस से जुड़ी होती हैं और दूसरी तरफ से वो क्या होता है, वो आईबॉल से जुड़ी होती है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो ये जो मसल्स हैं ये एक तरफ से कैसे जुड़ी हुई है, लेंस से, और दूसरी तरफ से ये आपको आईबॉल नजर आ रही होगी, इस आईबॉल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। चलो, क्योंकि भाई अगर सिलेरी मसल्स को लेंस को होल्ड करके रखना है तो पहले तो सिलेरी मसल्स को खुद को क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन में फिक्स रहना पड़ेगा। तो सिलेरी मसल्स खुद कैसे फिक्स रहती हैं अपनी पोजीशन पे, क्योंकि वो आई बॉल से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। चलो अब क्या बोला गया है, द सिलेरी मसल्स कैन चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड मेक इट थिन और थिक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आई। तो बेसिकली जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो आई लेंस का जो कर्वेचर है, मतलब वही पतला हो जाना, मोटा हो जाना, उसको चेंज करती हैं और मेक इट थिक और थिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आई, कि आंख की जरूरत क्या है, कि आंख को दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है या पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को, उसके हिसाब से। अब आप बोलोगे कि मैम आई लेंस जो है वो डायरेक्टली आई बॉल से ही जुड़ जाती, तो सिलेरी मसल्स की जरूरत क्या पड़ती? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आई लेंस को अपना शेप चेंज करना है और शेप चेंज करने के लिए वो परमानेंटली आई बॉल से नहीं जुड़ सकती है, उसको पतला भी होना है, उसको मोटा भी होना है, जिसके कारण आई लेंस अपना शेप चेंज कर रही है बेसिकली। तो क्योंकि उसका शेप क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, इसीलिए वो परमानेंटली आई बॉल से जाकर के जुड़ नहीं सकती है। इसीलिए सिलेरी मसल्स बीच में आप बोल सकते हो कि आ जाती हैं हेल्प करने के लिए। So in other words, the ciliary muscles can change the focal length and hence converging power of the eye lens according to the requirements of the eye to see distant objects or nearby objects। अब आप बोलोगे कि मैम ये पहली बात तो ये फोकल लेंथ क्या होती है और ये कन्वर्जिंग पावर क्या होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ना दो तरह के लेंस होते हैं, दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ोगे। सबसे पहली बात तो आपने प्लेन मिरर पढ़ा है ना।
वैसे ही दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि केव मतलब क्या, गुफा। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके पास क्या था, प्लेन मिरर था, आपके पास था प्लेन मिरर और आपने उसको मुक्का मार करके ऐसे अंदर की तरफ घुसा दिया। आपके पास प्लेन मिरर था और उसको आपने क्या करा, ऐसे मुक्का मार दिया, मुक्का मारा, जिसके कारण जो प्लेन मिरर है उसका शेप अब कुछ ऐसा हो चुका है। तो ये जो शेप नया बना है ना, इससे क्या हुआ है कि एक नया ही स्फेरिकल मिरर बन गया है। अब ये प्लेन मिरर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसका शेप चेंज हो चुका है। अभी क्या हो चुका है, ये बन चुका है एक कॉनकेव मिरर, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है ना, वो आप बोल सकते हो कि अंदर की तरफ घुसा रहता है। सिमिलरली अगर आपने प्लेन मिरर को यहां से मुक्का मारा होता तो आपके पास क्या आ चुका रहता, कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। यहां से मुक्का मारोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो बनेगा कॉनकेव मिरर, जो सिल्वर्ड सरफेस है उससे मुक्का मारोगे तो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या होती है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, और कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा रहता है। प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हो गए। अब बारी आती है स्फेरिकल लेंसेज की, कि हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल लेंसेज आप पढ़ोगे अभी भी और क्लास 10th में भी। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, अच्छा, जब हम बात करते हैं ना मिरर की, तो मिरर में क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है, और जब हम बात करते हैं लेंस की तो वहां पे होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास क्या है, ये एक लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। तो सपोज यहां से क्या हो रहा है, लाइट रेज अंदर आ रही है, लाइट रेज आप बोल सकते हो कि लेंस के आकर के टकरा गई, है ना। अब लेंस से आने के बाद टकरा तो जाएंगे, मतलब लेंस के पास आएंगी, टकराएंगी, लेकिन टकराने के बाद क्या होगा, वापस नहीं लौट जाएंगे। ये मिरर नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि जो भी लाइट रेज आएंगी इस लेंस से टकराएंगी और टकराने के बाद लेंस के अंदर घुस जाएंगी। अब अंदर तो घुस गई हैं, तो क्या परमानेंटली जो ना अंदर घुस के आके बैठ जाएंगी, नहीं, बाहर भी निकलेंगी। तो बेसिकली जो लाइट रेज है वो लेंस के अंदर घुसती हैं और घुसने के बाद आप बोल सकते हो कि बाहर भी निकलती हैं। तो देखा जाए तो क्लास 10th में जाकर के आप रिफ्रैक्शन को डिटेल में समझोगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूं कि यहाँ पे जो लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है ना, इस प्रोपोगेशन में मीडियम चेंज हो रहा है। कैसे, सपोज ये जो लेंस है किसका बना है, ग्लास का बना है। लाइट रेज आ कहां से रही थी, एयर से रही थी। लाइट रेज आ रही थी एयर के थ्रू ट्रेवल करके, हुआ क्या कि वो लेंस के अंदर घुस गई, यानी कि वो ग्लास के अंदर घुस गई। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मीडियम वही रहता है, एयर से आती है और एयर में वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होता है। और अगर मीडियम चेंज होता है ना तो लाइट थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लाइट रेज आ ऐसे रही थी और जाना उनको ऐसे 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 चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गई, जब वो लेंस के बाहर निकली तो अपने रास्ते से भटक गई, और भटकने के बाद हुआ क्या, देखो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करने लगी। तो जब लाइट के प्रोपोगेशन का मीडियम चेंज होता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, वो भटक जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना आया समझ में। अब देखो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में ट्रेवल कैसे कर रही है, वो डिपेंड करता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहां से आई है। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो लाइट रेज क्या होती हैं, कुछ इस तरीके से अपने रास्ते से आप बोल सकते हो कि भटक जाती हैं कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में आगे जाकर के मिलने की कोशिश करती हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो भी लाइट रेज थी वो कैसी थी, एक दूसरे से पैरेलल थी, है ना। लेकिन जब वो लेंस के अंदर गई तो लेंस के अंदर गई है, बाहर भी निकलेंगी, तो जब वो बाहर निकली तो वो क्या हो रहा है, कुछ ऐसे बाहर निकल रही हैं कि सभी की सभी लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही हैं। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिया होता क्या, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता कि लाइट रेज ऐसी आती और रिफ्रैक्ट होने के बाद में कैसे जाती, कुछ इस डायरेक्शन में चली जाती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जेंस का मतलब मैंने आपको अभी भी समझाया था कि एक पॉइंट पे आकर के मिल जाना। तो यहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में कन्वर्ज हो रही है, और यहाँ पे लाइट रेज रिफ्रेक्ट होने के बाद में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। एक यहाँ जा रही है तो दूसरी वहां जा रही है।
तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद में कैसे जाती हैं वो डिपेंड करता है कि वो रिफ्रैक्ट होकर के कहां से आ रही हैं। अगर वो डाइवर्जिंग है, दूर जा रही है एक दूसरे से, तो मतलब समझ लो कि कहां से रिफ्लेक्ट होकर के आई है, कॉनकेव लेंस से। अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद में आकर के मिल रही हैं तो समझ लो कि वो कहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से। अब जिस पॉइंट पे आकर के वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिलती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। जिस पॉइंट पे आकर के आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अब ये जो आपने लेंस लिया है, इस लेंस का आप बोल सकते हो कि एक सेंटर भी होता है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब आपको समझ में आया कि लेंस क्या होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और इस वर्ड का मतलब समझ में आया होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि फोकस से लेकर के लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि आईबॉल के पीछे की तरफ आप बोल सकते हो कि एक स्क्रीन लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। और बेसिकली करना क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज हैं, उन रेज को हमको फोकस करवाना होता है, किसके ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि रेटिना के ऊपर। आई बात समझ में। तो रेटिना पे आप बोल सकते हो कि फोकस कराने के लिए आई लेंस को अपना जो शेप है वो चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो आई लेंस चपटा रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर पास आता जाएगा तो जो आई लेंस है वो मोटा होता जाएगा। तो अगर लेंस पतला हो रहा है या लेंस मोटा हो रहा है, इस चक्कर में क्या होगा कि जो फोकल लेंथ होगी ना, वो भी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दूं कि अभी रिफ्रैक्टेड रेज इस पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, ये क्या है, फोकस है। तो सपोज यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर की। अब कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो लेंस है अब क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ज तो करवा रहा है, लेकिन कहीं दूर जाकर के कन्वर्ज करवा रहा है, कहीं दूर जाकर के। तो इस समय फोकस यहां बना, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो फोकल लेंथ यहां पे कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं है कि इस वाले केस में लाइट रेस कन्वर्ज नहीं होंगी, अरे बिल्कुल होंगी। देखो ना, ये क्या है, हमारा लेंस है, और ये हमारे लेंस का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो भी लाइट रेज इस लेंस के अंदर गई, जब वो बाहर निकली तो बाहर आने के बाद वो कन्वर्ज हुई। कहां कन्वर्ज हुई, तो हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वर्ज हुई। यहां पे कुछ अलग था, यहां पे भी आप बोल सकते हो कि जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वर्ज हो रही थी। देखो ऐसा है कि दोनों ही केसेस में आपने जो लेंस लिए हैं वो एक ही टाइप के तो हैं, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव लेंस अलग होता है। कॉनकेव लेंस की खास बात क्या होती है कि जो भी लाइट रेज कॉनकेव लेंस के अंदर जाती हैं, और अंदर जाने के बाद जब वो लाइट रेज बाहर निकलती हैं, तो बाहर कैसे निकलती हैं, डाइवर्ज होकर के निकलती हैं। इसीलिए हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो क्या होता है, बेसिकली एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, कि अगर एक लाइट रे ऐसी है तो दूसरी ऐसे होगी। हम हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं, उनके लिए तो हम फिर भी बोलते हैं कि जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो भी कहीं आगे जाकर के मिल जाती हैं। कहाँ, तो इन्फिनिटी पे। लेकिन जो डाइवर्जिंग लाइट रेज होती हैं, ये बताया ना मैंने आपको पहले भी कि जो हमारी डाइवर्जिंग लाइट रेज होती हैं वो तो कभी भी नहीं मिलने वाली हैं। तो जो कॉनकेव लेंस है वो बेसिकली क्या होता है, डाइवर्जिंग टाइप का लेंस होता है, कि जो भी लाइट रेज अंदर जाती हैं, अंदर जाकर के बाहर निकलती हैं, तो डाइवर्ज होकर के निकलती हैं, कि एक यहाँ जा रही है तो दूसरी वहाँ जा रही है। लेकिन हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऐसा नहीं होता। हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होता है, कि जो भी लाइट रेज अंदर जाती हैं, अंदर जा करके बाहर निकलती हैं, तो बाहर कैसे निकलेंगी, मतलब बाहर तो निकल आएंगी, लेकिन बाहर आकर के वो एक पॉइंट पे मिलेंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। तो यहाँ पे जो दोनों ही केसेस में आपने लेंस लिए थे, ये भी कॉन्वेक्स लेंस था, ये भी कॉन्वेक्स लेंस था, लेकिन दोनों में फर्क क्या था, फर्क ये था कि ये वाला जो लेंस है,
ये लाइट रेज को आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वर्ज करवा रहा था, लेकिन ये वाला लेंस थोड़ा सा आगे जाकर के लाइट रेज को कन्वर्ज करवा रहा है। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जाकर के कन्वर्ज करवा रहा है। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है ये अलग होगी 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, अलग होगी 20 सेंटीमीटर। अब ये जो कन्वर्ज करवाने की जो एबिलिटी है ना, यही क्या कहलाती है, लेंस की पावर कहलाती है। आप खुद ही बताओ कि इन दोनों ही लेंस में ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा है। भाई कन्वर्ज तो दोनों ही करवा रहे हैं ना, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि दोनों ही लेंस में आपको ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा लग रहा है, ये वाला या ये वाला। इस वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इस वाले की कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब बताओ, मेरे हिसाब से तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो लेंस है ना, इसकी पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर और जो लेंस की जो पावर है और लेंस की जो फोकल लेंथ है, इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन चलता है कि अगर लेंस की फोकल लेंथ होगी कम तो उस लेंस की पावर होगी ज़्यादा। लॉजिकल है ना कि लेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जाकर के लाइट रेस को कन्वर्ज करवा रहा है, फटाफट से उठा करके कन्वर्ज करवा दिया, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। ये भी कन्वर्ज करवा रहा है लेकिन आगे जाकर के ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमारे आंखों में, आई बॉल में, आप बोल सकते हो कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये सिलेरी मसल्स क्या करने वाली हैं कि हमारी आंखों में हर एक आई बॉल में जो आई लेंस लगी होती है उसकी फोकल लेंथ को, या आप बोल सकते हो कि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है उसको वो क्या करवाती हैं, चेंज करवाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में समझाया था कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलती है वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है लेंस में, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब सपोज ये क्या है, हमारे आई बॉल का ही एक आई लेंस है, और ये क्या है, सपोज ये है, आप बोल सकते हो कि रेटिना है ना। ये पूरी हमारी क्या है, एक आई बॉल है, आई बॉल का यहाँ पे आई लेंस है, और ये क्या है, उसके पीछे की रेटिना है। तो रेटिना आप बोल सकते हो कि आई बॉल के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है, लेंस के पीछे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक ट्री है। तो पेड़ को बेसिकली हम देखना चाहते हैं, तो पेड़ को हम देखेंगे कैसे, तो पेड़ से निकलने वाली जो रेज हैं, जो लाइट रेज हैं, वो हमारी आंखों तक आएंगी। कैसे आएंगी, मतलब आंखों तक तो आई जाएंगी, और आंख के अंदर कैसे जाएगी, आई बॉल में कैसे एंटर करेंगी, तो आप बोल सकते हो कि कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया बोलेगा कि हाँ लाइट रेज है, जाने दो। अब इसके बाद में लाइट रेज आ तो गई, अब कहाँ जाएंगी, तो कॉर्निया के पीछे आप बोल सकते हो कि जो आइरिस होता है, आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक डार्क कलर का जो स्पॉट दिखाई देता है, प्यूपिल। इस प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज क्या होने वाली है, अंदर आने वाली है। अब प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज अंदर तो आ गई, कहाँ जाएंगी, तो आप बोलोगे कि भाई प्यूपिल के जस्ट पीछे जो लेंस लगा होता है, आई लेंस, उसमें जाएंगी। हमारा आई लेंस भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स टाइप का ही होता है। तो पेड़ से निकलने वाली अल्टीमेटली जो भी लाइट रेज है वो कहाँ आ चुकी हैं, हमारी आई लेंस तक आ चुकी हैं। अब हमारी आई लेंस क्या करेंगी, इन लाइट रेज को कन्वर्ज करवाएंगी। क्यों करवाएंगी, क्योंकि लाइट रेज जहां कन्वर्ज होंगी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। भाई इमेज चाहते हो ना, तो लाइट रेज को कन्वर्ज तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो कौन करवाता है कन्वर्ज, तो आप बोलोगे आई लेंस। यही तो जरूरत है आई लेंस की, वरना तो जरूरत ही क्या होती है आंखों में, आई लेंस की। तो जो भी लाइट रेज आ रही हैं आई लेंस के अंदर, वो बाहर निकलेंगी, बाहर निकल करके क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। और ये कन्वर्जेंस हमको कहाँ चाहिए है, रेटिना पे ही चाहिए है। क्यों चाहिए है, क्योंकि भाई रेटिना पे आप बोल सकते हो कि सर्टेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं कि रेटिना पे जो भी इमेज बन रही है उसकी जानकारी ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन क्या करता है, उस चीज को एनालाइज करता है, और तब जाकर के हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हो कि एक टीम वर्क होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के होने से हमें वो चीज दिखाई दे जाएगी, भले आंखें हो चाहे ना हो, भले रेटिना हो चाहे ना हो, लेकिन वो चीज हमें दिखाई दे जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑब्जेक्ट चाहिए है, उससे निकलने वाली लाइट रेज चाहिए है, आंखें चाहिए है, आंखों का हर एक हिस्सा चाहिए है, हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है, टीम वर्क होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आज आई बॉल के हर एक हिस्से को पढ़ रहे हैं, उसके फंक्शन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, अकेले अकेले का काम नहीं होता है यहाँ पे। तो हुआ क्या
कि आई लेंस जो है वो लाइट रेस को बेसिकली क्या करेगा, रेटिना पे ही कन्वर्ज करवाएगा, क्योंकि रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन होना है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो बुढ़े दादा दादी या नाना नानी होते हैं, ओल्ड एज में भले ही वो कितने भी हेल्दी वगैरह क्यों ना हो, है ना, और लेकिन ओल्ड एज में जाकर के चश्मा उनको लग ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, ओल्ड एज है तो धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि जो शरीर है वो डिग्रेडेशन के ही आप बोल सकते हो कि तरफ जाता है ना, तो मसल्स वगैरह जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो हमारी आई बॉल में जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण अगर सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ जाएंगी तो जो आई लेंस है वो आप बोल सकते हो कि लाइट रेस को इतने प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं करवा पाएगा। अब अगर कन्वर्ज नहीं करवा पा रहा है तो हो सकता है कि जो लाइट रेज है ना वो रेटिना के पहले ही, वो हो सकता है कि वो रेटिना के पहले ही क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से जो लाइट रेज है वो रेटिना के पहले ही क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि लाइट रेज अंदर आ रही थी, लेकिन आप बोल सकते हो कि पहले ही कन्वर्ज हो गई। अब यहाँ पे तो रेटिना है नहीं, यहाँ पे तो कोई नर्व सेल्स है नहीं जो कि इंफॉर्मेशन जो ना ब्रेन तक को पहुंचाए, तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें ब्लर दिखाई देंगी। सिमिलरली अगर लाइट रेस क्या हो गई है, कहीं पीछे जाकर के कन्वर्ज हो गई, रेटिना के पीछे, तो पीछे भी रेटिना थोड़ी है ना, कौन इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा ब्रेन को, नर्व सेल्स तो है ही नहीं वहां पे। तो इस पॉइंट पे भी आप बोल सकते हो कि अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी इमेज कैसी बनेगी, ब्लर ही बनेगी, है ना। तो इसलिए चश्मे वगैरह लग ही जाते हैं, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो लेंस है ना वो प्रॉपर फोकस नहीं बिठा पाता है रेटिना पे, तो रेटिना के या तो आगे बन जाएगी इमेज या पीछे बन जाएगी, तो इमेज ब्लर बनती। तो इसलिए चश्मा लगा करके बेसिकली जो भी डिफेक्ट हुआ है ओल्ड एज के कारण उसको करेक्ट किया जाता है। आगे हमारा जो अपकमिंग सेशन होगा, नेक्स्ट वाला सेशन, उसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी जो है ना पढ़ने वाले हैं। तो आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि जो सिलेरी मसल्स हैं बेसिकली क्या करती हैं, जो आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर को आप फोकल लेंथ भी बोल सकते हो, है ना, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हो कि चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आई टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। कि ऑब्जेक्ट देखो, अब आप बोलोगे कि मैम ये जो भी तामझाम है ये करना क्यों पड़ रहा है, क्यों सिलेरी मसल्स जो है ना आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है उसको वो चेंज करवा रही हैं। क्योंकि मुद्दा ये है कि ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी रखा हो उसकी इमेज हमको रेटिना पे ही चाहिए है। अब प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, कहीं ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, कभी ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रखा है। अगर हमारे आई लेंस में आप बोल सकते हो कि उसको कन्वर्जिंग पावर एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होती। आई रिपीट, अगर हमारी आई बॉल कुछ इस तरीके से डिजाइंड होती कि आई बॉल में जो आई लेंस है वो अपनी कन्वर्जिंग पावर को जो है ना एडजस्ट नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता, तो पता है क्या होता, जब तक हम एक ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के एक अपनी आंखों से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे लेकर के नहीं आते ना, तब तक वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता ही नहीं। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, यहाँ 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 और आगे और पीछे, उस ऑब्जेक्ट की आपको एक ब्लर इमेज ही दिखाई देती। सिर्फ एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि पॉइंट पे आकर के, एक डिस्टेंस पे आकर के अपनी आई बॉल से आप क्या कर सकते, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते। थैंकफुली हमारी आई बॉल्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि आई बॉल्स के अंदर जो आई लेंस होते हैं वो अपनी कन्वर्जिंग पावर को, अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस की भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, दूर है या पास है या कैसी भी है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये चीज जरूरी होती है। Thus, the focal length and hence converging power of the eye lens is controlled by ciliary muscles. तो ultimately ciliary muscles ही क्या करती हैं, हमारी आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि सिलेरी मसल्स ही टाइम टू टाइम क्या करती हैं, लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करवाती हैं, ताकि अल्टीमेटली जो भी इमेज बने वो कहाँ बने, रेटिना पे ही बने। क्योंकि रेटिना से ही क्या होने वाला है, एक क्लियर कट इमेज मिलने वाली है आपको ऑब्जेक्ट की, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास जो आई लेंस होता है और जो हमारे पास ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमारा जो आई लेंस होता है वो डेफिनेटली क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन वो एक लिविंग लेंस है ना, उसको बनाने के लिए लिविंग सेल्स लगते हैं। अगर हम बात करेंगे एक ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो किसका बना होता है, बेसिकली ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। हमारी आंखों के आई लेंस थोड़ी ना कांच के बने हैं भाई,
फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि द आई लेंस इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस हुज थिकनेस एंड हेंस फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर कैन बी चेंज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो बेसिकली हमारा जो आई लेंस होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, इस आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करवा सकती हैं, कन्वर्जिंग लेंस को चेंज, मतलब जो कन्वर्जिंग पावर है उसको चेंज करवा सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक ग्लास के बने हुए कॉन्वेक्स लेंस की, तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा उतनी ही रहने वाली है। जो ग्लास का बना कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसके पास आप बोल सकते हो कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ को जो है ना चेंज कर पाए। तो ऑन द अदर हैंड अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फिक्स्ड थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है वो फिक्स्ड रहती है, ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ या जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी हमेशा फिक्स्ड रहती है एंड कैन नॉट बी चेंज। भाई हमारी जो आई लेंस है वो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो आई लेंस पतली हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है तो आई लेंस जो है मोटी होती जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि आई लेंस के थिक और थिन होने के कारण, आई लेंस के थिक और थिन होने के कारण ही उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, उसकी कन्वर्जिंग पावर चेंज होती है, ताकि इमेज कहाँ बने, फोकस पे बने, क्योंकि सॉरी इमेज कहाँ बने, आप बोल सकते हो कि रेटिना पे बने, क्योंकि रेटिना क्या करने वाला है, ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देने वाला है। और ये जो लेंस अपना शेप चेंज कर रहा है, अपनी थिकनेस चेंज कर रहा है, कभी थिन या कभी थिक, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स ही क्या करने वाली है, बेसिकली लेंस को थिक या थिन करवाने वाली हैं, जिसके कारण उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, जिसके कारण इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होता है, रेटिना पे ही होता है। सॉर्टेड। चलो अब इसके बाद में क्या है, हाँ तो अब अल्टीमेटली हम आए हैं रेटिना के ऊपर। देखा जाए तो रेटिना के बारे में हम बहुत सारी बातें कर ही चुके हैं, लेकिन पढ़ लो एक बार, देख लो। द रेटिना इज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है, एक पर्दा है जिसके ऊपर हमारी आंख में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। तो हमारे आंख के पिछले हिस्से में होती है रेटिना, आई लेंस के पीछे, ठीक है ना। देखो ये क्या है, पूरी हमारी आई लेंस है। शुरुआत से शुरू करें क्या, सबसे पहले आपको जो बल्जेंस नजर आएगा वो होगा कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर बेसिकली आपको एक वाइट कलर का पार्ट दिखाई देगा आई का, उसको हम बोलेंगे स्क्लेरा, ठीक है ना। फिर कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको जो है ये दिखाई देगा रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, कलरफुल, अलग अलग कलर का, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, आइरिस। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच आपको जो है ना एक डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे क्या, प्यूपिल। तो जो भी लाइट रेज हैं वो बेसिकली कॉर्निया के थ्रू अंदर आती हैं और अंदर कहाँ जाती हैं, तो आप बोल सकते हो कि प्यूपिल के थ्रू अंदर आ जाती हैं। और प्यूपिल के थ्रू अंदर कहाँ जाएंगी, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक लेंस दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो प्यूपिल के थ्रू जो भी लाइट रेज अंदर गई हैं वो अंदर जाने के बाद कहाँ जाती हैं, तो प्यूपिल के पीछे रखे हुए आई लेंस में, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे ना एक बड़ा सा चैम्बर आता है, और चैम्बर के पीछे आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे ये क्या होगी, ये हमको रेटिना दिखाई दे जाएगी। तो ये क्या है, रेटिना। तो आई लेंस ये है, उसके पीछे रेटिना है, यानी कि आई बॉल के पिछले हिस्से में, पीछे वाले पार्ट में आपको रेटिना दिखाई दे जाती है। स्क्रीन है, पर्दा है, जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद में द आई लेंस फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। द रेटिना इज अटैच्ड टू ऑप्टिक नर्व। तो बेसिकली आई लेंस क्या करता है कि इमेज को फोकस कहाँ करवाएगा, रेटिना पे ही, ठीक है ना। और रेटिना आप बोल सकते हो कि ऑप्टिक नर्व, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या रेटिना है, और ये रेटिना देखो ऑप्टिक नर्व से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ये इनको बेसिकली ये नर्व्स क्यों है, क्योंकि बेसिकली इनके पास नर्व सेल्स होते हैं, और रेटिना पे जो भी चल रहा है उसकी जानकारी ये कहाँ पहुँचाते हैं, नर्व सेल्स, तो हमारे ब्रेन तक। अब क्योंकि ये आँखों की इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है नर्व, इसलिए इनको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, retina is light sensitive layer that possess of numerous nerve cells. It converts image formed by the lens into electrical impulses. These electrical impulses are then transmitted to the brain through optic nerves. तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारी जो रेटिना होती है वो आप बोल सकते हो कि लाइट सेंसिटिव होती है, यानी कि लाइट को वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हो गया रेटिना पे। अब ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो बनी है इनको फिर जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है ये कैरी करके लेके जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक। तो रेटिना पे जो भी इमेज बनी है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में।
इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ऑप्टिक नर्व लेकर के जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व कैरी द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ऑप्टिक नर्व रेटिना पे जो भी इमेज बनी है उसकी जानकारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कहाँ तक लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। तो ब्रेन क्या करता है, अल्टीमेटली उन चीज़ों को एनालाइज करता है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। देन अच्छा, अब इसके बाद में दो चीज़ें और हैं, एक है एक्वस ह्यूमर और दूसरा है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये क्या है, आई बॉल है ना, तो ये क्या है, बेसिकली हमारा कॉर्निया है और ये लेंस है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक छोटी सी जगह होती है और ये जगह कैसी होती है, फ्लूइड फिल्ड होती है, और क्या नाम होता है फ्लूइड का, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। सिमिलरली लेंस और ये जो अपना रेटिना है, लेंस और अपने जो रेटिना है, इन दोनों के ही बीच में एक और इतना बड़ा सा आपको चैम्बर दिखाई देता होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, विट्रस चैम्बर। और इस विट्रस चैम्बर में अगेन फ्लूइड फिल्ड होता है जिसका नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। तो हमारे पास आप बोल सकते हो कि आई बॉल में, हर एक आई बॉल में दो टाइप के फ्लूइड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज एक्वस ह्यूमर, ये कहाँ पाया जाता है, ये एक विस्कस लिक्विड होता है जो कि आई लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है, और स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना फिल्ड विथ अनदर लिक्विड जिसका नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। अब इसको आप इसको याद कैसे रखोगे कि पहले विट्रस आता है या बाद में एक्वस आता है, एग्जैक्टली क्या होता है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज याद है कि नहीं याद है, अल्फाबेट्स ABCDEFGHI। तो सबसे पहले क्या आता है, ए, है ना। तो ए फॉर एक्वस ह्यूमर, ये कहाँ रहेगा, सबसे आगे वाली स्पेस में। आगे वाली स्पेस कौन सी है, कॉर्निया और लेंस के बीच की। फिर इसके बाद में ABCDEFGH के बाद क्या आता है, वी आता है, वी फॉर विट्रस ह्यूमर। तो ये बाद में आएगा, बाद में कहाँ, तो बाद वाली स्पेस में। बाद वाली स्पेस मतलब क्या, लेंस और रेटिना के बीच में, कुछ ऐसे याद रखोगे आप इसको, ठीक है। चलो नाउ आंखों के पास आप बोल सकते हो कि आईलिड्स भी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, और जो कि क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आईज। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं या चल भी रहे होते हैं तो कचरा उड़ता रहता है ना, धूल उड़ रही होती है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारी आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, ये फालतू की चीज़ें आंखों में जाएंगी तो आंखों को क्या होगा, डैमेज ही होगा। तो ऐसी फालतू चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारी जो आंखों के पास नेचुरली क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसको कि हम आईलिड्स बोलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा ना कि धूल उड़ रही होती है तो हम अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लेते हैं ताकि धूल आंखों के अंदर ना जाए। आईलिड्स हम बोलते हैं कि शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, जब एक्सेस में लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम अचानक से तेज धूप में निकले हैं तो हम अपनी आंखों को ऐसे मिच्ची कर लेते हैं, छोटी छोटी कर लेते हैं, ताकि लाइट रेज जो है, एक्सेस सनरेज वो हमारी आंखों तक ना एंटर करें, ठीक है ना। तो धूल वगैरह से, ऑब्जेक्ट वगैरह से भी प्रोटेक्ट करती हैं आईलिड्स हमारी आंखों को, इसके अलावा एक्सेसिव रोशनी से भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, हमारी रेटिना के पास आप बोल सकते हो कि दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में, ठीक है। एक होते हैं कोन्स और दूसरे होते हैं रॉड्स। अगर हम बात करें रॉड्स की, तो ये बेसिकली ऑप्टिक नर्व सेल्स ही होते हैं और ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, यानी कि कम रोशनी में। आप बोल सकते हो कि जो विजन होता है कम रोशनी में, डिम लाइट में जो विजन होता है, लो लाइट विजन जो होता है, उसके लिए रॉड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर हम बात करेंगे कोन्स की, तो कोन्स आप बोल सकते हो कि ब्राइट लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ब्राइट लाइट में जो विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोन्स। और कोन्स के लिए एक और अच्छी बात यह है कि ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब क्या कि जो कलरफुल विजन है, जो हमको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ दीज कोन्स। तो हमारे रेटिना में आप बोल सकते हो कि दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि रेटिना कितनी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स मौजूद हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स हम बोल रहे हैं कि डिम लाइट में ज़्यादा बोल सकते हो कि सेंसिटिव होते हैं, तो डिम लाइट में जो विजन होता है उसके लिए हमारे जो रॉड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करेंगे कोन्स की, तो कोन्स हम बोलते हैं कि ब्राइट लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्लस अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमको कलरफुल विजन मिलता है इनसे। तो रॉड्स एंड कोन्स जब इतने इंपॉर्टेंट हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है, रेटिना में ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या कि रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस रेटिना पे जो भी इमेज बन रही है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है और ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक लेकर के जाती हैं उन इम्पल्सेस को।
तो कुल मिलाकर के रेटिना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन हमें हमेशा कहाँ चाहिए है, रेटिना पे ही चाहिए है। अगर रेटिना के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं इमेज बन जाती है ना, तो फिर इमेज जो है वो ब्लर ही रहती है, वो क्लियर नहीं मिलती है। इसीलिए जो आई लेंस है उसको अपना शेप चेंज करना पड़ता है, उसको अपनी कन्वर्जिंग पावर, उसको अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हमारे आंखों के सामने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे नहीं रखा होता है। डिस्टेंस, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती रहती है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस जो है लेंस से वो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण जो लेंस है उसको अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो इमेज है वो हमको रेटिना पे ही चाहिए है। और जो फोकल लेंथ चेंज हो रही है, जो कन्वर्जिंग पावर चेंज हो रही है लेंस की, वो कैसे होती है, जब लेंस अपना शेप चेंज करता है। शेप कैसे चेंज होता है, तो सिलियरी मसल से। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द आई पे। तो कंस्ट्रक्शन हो गया है ना, पार्ट्स हमने देख लिए हैं, उन सभी पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं वो हमें समझ में आ गया है। अब हम अल्टीमेटली आते हैं कि हमारी आंखें एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं। सो व्हेन वी लुक एट an object, then light rays coming from the object enters the pupil of the eye and fall on the eye lens। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर करती हैं कॉर्निया के थ्रू और प्यूपिल के थ्रू, आप बोल सकते हो, मतलब कॉर्निया से अंदर आ गई, फिर अंदर कहाँ जाएंगी, प्यूपिल के थ्रू अंदर जाएंगी, प्यूपिल के थ्रू अंदर कहाँ जाती है, लेंस में जाती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो लेंस है वो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जैसे कि जब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे कि इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं प्लेन मिरर में, तो मैंने आपको बताया था कि इमेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल, है ना। वर्चुअल इमेजेस के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो इमेज बन रही है ना, असलियत में नहीं बनती, हमें लगता है कि वो ऐसी इमेज बन रही है। और दूसरी होती है रियल इमेज, जो कि आपको अपने सामने बनती हुई नजर आती है। उस समय मैंने आपको कॉनकेव मिरर का केस बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कि हमने क्या करा है, प्लेन मिरर को उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से एक मुक्का मार दिया है, तो उसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब ये क्या बन चुका है, एक स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। तो जो भी लाइट रेज यहाँ पे आती हैं वो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में आप बोल सकते हो कि कन्वर्ज हो जाती है कहाँ, इस पॉइंट पे। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी जो मैं आपको फोकल लेंथ बता रही थी वो हमारे लेंस की थी, यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव मिरर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका फोकस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सभी की सभी लाइट रेज प्रॉपरली कन्वर्ज होते हुए दिखाई देंगी और यहाँ पे आपको इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, रेटिना पे जो इमेज बनाता है वो मतलब कॉन्वेक्स लेंस ने क्या करा है, जो लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, उनको कन्वर्ज करवा दिया है। अब रेटिना पे आकर के क्या होगा, लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब क्या कि रेटिना पे इमेज बन रही है। अब रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि ऐसी उल्टी। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इमेज रेटिना पे उल्टी बन रही है तो उस हिसाब से तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट उल्टा ही नजर आना चाहिए, हमको सीधा क्यों नजर आता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीम वर्क होता है, कि रेटिना पे जो इमेज बन रही है, अब उस इमेज की जानकारी कहाँ जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। फिर ब्रेन क्या करता है, उस चीज को अपने आप सीधा कर देता है और हमको वो ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। तो रेटिना हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जैसे कि रॉड्स एंड कोन्स। अच्छा, इनका शेप, इनका नाम हमने रॉड्स एंड कोन्स क्यों रखा है, क्योंकि इनका शेप ऐसा होता है ना। रॉड का बोल सकते हो कि रॉड जैसा शेप होता है, ऐसा लंबा लंबा, और कोन्स का आप बोल सकते हो कि कोन जैसा शेप होता है। तो क्योंकि उनका शेप ऐसा है, इसलिए उन फोटो सेंसिटिव सेल्स का नाम क्या पड़ गया है, रॉड्स एंड कोन्स, जैसा शेप वैसा नाम। So the retina has a large number of light sensitive cells. When the image of the object falls on the retina, then the light sensitive cells generate electrical signals. The retina sends these electrical signals to the brain through the optic nerve and we are able to see object. Although the image of an object formed on the retina is inverted, but our brain interprets this image as that of an erect object. तो भले ही इमेज कैसी बन रही हो हमारे रेटिना पे इन्वर्टेड, लेकिन जो हमारा ब्रेन है ना वो बहुत होशियार होता है। वो क्या करता है, उस इमेज को आप बोल सकते हो कि एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज के फॉर्म में ही इंटरप्रिटेट करता है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि ब्रेन भी इस चीज़ में शामिल है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमको फिर सीधा ही नज़र आता है। भले ही उसकी इमेज बन रही है इन्वर्टेड, लेकिन ब्रेन उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे करता है कि वो ऑब्जेक्ट फिर हमको, मतलब उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो हमको सीधा ही दिखाई देता है, इरेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो
आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से हम पूरे आँख की जो अपनी वर्किंग है वो डिसाइड, मतलब वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आइरिस एंड प्यूपिल का फंक्शन तो वैसे मैं आपको बता चुकी थी, एक बार और समझ लो। द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिसीव्ड बाय द आई फ्रॉम द सराउंडिंग। कितनी लाइट की इंटेंसिटी सराउंडिंग से आप बोल सकते हो कि हमारी आंखें रिसीव कर रही हैं, उसके हिसाब से जो आइरिस है वो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। इफ द अमाउंट ऑफ द लाइट अराउंड अस इज वेरी हाई, जैसे कि डे लाइट में होता है, देन आइरिस क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है प्यूपिल को, ताकि प्यूपिल छोटी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको मम्मी ने बोला है कि जाओ सब्जी वाला है, सब्जी खरीद के आओ, है ना, तो आप कड़कती धूप में बाहर निकलो, तो हम अपनी आंखों को ऐसे छोटा छोटा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डे लाइट है, बहुत ज़्यादा ही ब्राइट लाइट है, तो कहीं एक्सेस लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर ना चली जाए और आंखों के अंदर जाकर के कहीं हमारी आईबॉल को, रेटिना को डैमेज ना कर दे। इसके लिए क्या करता है कि जो आइरिस होती है ना, वो प्यूपिल को बोलती है कि सुनो, लाइट रेज ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तुम छोटी हो जाओ। अगर तुम छोटी हो जाओगी तो ज़्यादा लाइट रेज तुम्हारे थ्रू जो है अंदर नहीं जा पाएंगी, है ना, लेंस तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसीलिए आइरिस, आप बोल सकते हो कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, जब बहुत ही ब्राइट लाइट होती है, डे लाइट होती है, तो आइरिस जो है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके कारण जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाती है, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे आसपास जो लाइट है वो कैसी है, स्मॉल है, हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और हमसे किसी ने बोला कि सुनो ये पढ़ करके बताओ, ये देख करके बताओ, तो होता क्या है, उस समय आइरिस प्यूपिल को एक्सपेंड करती है ताकि प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों तक पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, आसपास लाइट रेज काफ़ी कम है, मतलब कि जो लाइट का अमाउंट है आसपास, हमारे आसपास, वो काफ़ी कम है। अब ऐसे में अगर प्यूपिल अपना साइज चेंज नहीं करेगी तो कम लाइट ही पहुंचेगी हमारी आंख के अंदर, लेंस में, है ना, तो आप बोल सकते हो कि वो चीज़ हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देगी। हमें ज़्यादा लाइट रेज चाहिए है, इसलिए आइरिस प्यूपिल को एक्सपेंड करा देगी, प्यूपिल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लाइट रेज आप बोल सकते हो कि अंदर आ जाएंगी ज़्यादा, और फिर वो चीज़ हमें दिखाई दे जाएगी, बेसिकली इमेज बनेगी ना इस वजह से। This is because we need to allow more light to go into the eyes when the outside light is dim so as to see properly. तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आसपास आप बोल सकते हो कि लाइट डिम है, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुँचे ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपरली दिखाई दे। It should be noted that the adjustment of the size of the pupil takes some time. और ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो प्यूपिल के साइज में एडजस्टमेंट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। For example, when we go from a bright light to a darkened cinema hall, at first we cannot see our surrounding clearly. After a short time, our vision improves and we can see the persons sitting around us. अब क्या हुआ है कि हम मूवी देखने गए हैं, अब दिन में गए हैं तो बाहर खूब तेज रोशनी थी, बहुत धूप थी, है ना। अब जैसे ही हम हॉल में घुसे, अब हॉल में तो एकदम अंधेरा होता है, तो जैसे ही हम तेज धूप से एक अंधेरे हॉल में जाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए हमको ऐसा लगेगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, विजन हमारा प्रॉपर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा वैसे वैसे हमें चीज़ें क्लियर दिखाई देती जाएंगी, और आप बोल सकते हो कि 5 से 6 मिनट के अंदर हमको सभी चीज़ें एकदम प्रॉपरली नज़र आने लगती हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्यूपिल को अपना साइज चेंज करना है ना, तो चेंज करने में थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in bright sunlight the pupil of our eye is very small, so when we enter the cinema hall very little light enters our eye and we cannot see properly. तो जैसे ही हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तेज धूप से निकल करके, तो हमको चीज़ें अजीब सी क्यों नज़र आती हैं, हमको चीज़ें ठीक से दिखाई क्यों नहीं नज़र आती हैं? क्योंकि आप बोल सकते हो कि जब हम धूप में थे तब हमारी प्यूपिल का साइज़ छोटा छोटा था, क्योंकि जब हम धूप में थे तो हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुँचे, इसीलिए आइरिस ने प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया था। प्यूपिल उस समय छोटा था। अब क्या हुआ, हम धूप में से सीधे कहाँ चले गए, एक अंधेरे कमरे में चले गए, है ना, तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज़ अभी भी छोटा छोटा ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि कम लाइट हमारी आंखों तक पहुँचेगी। अब अगर लाइट ही कम पहुंच रही है आंखों तक तो हमें चीज़ें प्रॉपरली कैसे दिखाई देंगी? आफ्टर अ शॉर्ट टाइम जो आंखों का जो प्यूपिल होता है वो एक्सपेंड करता है, फिर से बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे और हम उस चीज़ को क्लियरली देख पाएँ। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी गो फ्रॉम अ डार्क रूम इनटू द ब्राइट सनलाइट और स्विच ऑन अ ब्राइट लैम्प, देन वी फील द ग्लेयर इन आवर आइज।
और इसका ऑपोजिट कब होता है, जब हम एक अंधेरे कमरे से निकल करके एक रोशनी वाले रूम में जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, या हम एक नाइट लैंप ऑन कर देते हैं अचानक से, है ना, ट्यूबलाइट वगैरह अगर ऑन हो गई है तो एक ग्लेयर हमें फील होता है, एक चमक हमें नजर आती है कि एकदम से बहुत सारी रोशनी हमारी आंखों तक आप बोल सकते हो कि पहुंच जाती है, तो हमको सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देने लगता है कुछ टाइम के लिए। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन अ डार्क रूम प्यूपिल जो है हमारी आंख की वो बहुत ही बड़ी थी। जब हम ब्राइट सनलाइट में गए या जब हमने एक ब्राइट लैंप ऑन कर दिया तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों में पहुंच गई, जिसके कारण हमको एक ग्लेयर फील हुआ। ग्रेजुअली प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर कम लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिसके कारण हमें फिर प्रॉपर्ली दिखाई देने लग जाएगा। तो ये था पूरा हमारे आई का, ह्यूमन आई का कंसेप्ट। तो ह्यूमन आई का शेप मैंने आपको बता दिया, रफली स्फेरिकल होता है। रफली आप बोल सकते हो कि 2.3 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है, ठीक है। इसके हर एक पार्ट को हमने डिस्कस किया कि भाई आंखों का जो आपको सफ़ेद हिस्सा नज़र आता है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये हमारी आई बॉल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव होती है, टफ होती है, इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके बाद में आपको स्क्लेरा में ही, ऐसे जब हम साइड में से खड़े होते हैं तो स्क्लेरा में ही आपको एक बाहर की तरफ उभार नज़र आता है, इन फ्रंट ऑफ द आई, पीछे नहीं आगे की तरफ, ठीक है। तो स्क्लेरा में ही आप बोल सकते हो कि आपको आगे की तरफ इन फ्रंट ऑफ द आई एक बल्ज नजर आता है। ये बल्ज बेसिकली किसका बना होता है, ये बल्ज बेसिकली होता क्या है, कॉर्निया होता है ना, जो कि आप बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हो कि मटेरियल से बना होता है। बेसिकली कॉर्निया क्या होता है, टिश्यू ही होता है ना, तो थिन होता है, क्लियर होता है और आप बोल सकते हो कि डोम शेप्ड होता है। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि इसका काम भी क्या होता है, आंखों को प्रोटेक्ट करने का ही होता है, बट क्योंकि इसका शेप कैसा है, डोम शेप है, तो आप बोल सकते हो कि लाइट रेज जो कि हमारे आंखों के अंदर जा रही हैं, उन लाइट रेज को रेटिना पे फोकस करवाने के लिए, या आप सिंपली ये बोल दो कि पहली बात तो कॉर्निया का काम क्या होता है, आंखों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका शेप कैसा है, डोम शेप है, इसीलिए ये लाइट रेस को जो है ना फोकस करवाने में भी थोड़ी सी अपनी मदद कर देता है। फिर कॉर्निया के पीछे आप बोल सकते हो कि एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस का ही क्या होता है, अलग अलग कलर होता है, और जो आइरिस का कलर होता है वही हमारी आंख का भी कलर हो जाता है। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक डार्क स्पॉट नज़र आता है, मस्कुलर स्पॉट, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना, उसको एक्सपेंड करवाना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी लाइट रेज हैं वो कॉर्निया के थ्रू अंदर आती हैं और वो प्यूपिल में ही जाती हैं। प्यूपिल के थ्रू आप बोल सकते हो कि आई बॉल के अंदर लाइट रेज जाती हैं, ठीक है। कैसे करवाती है आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, वो मैंने आपको बता दिया है अभी अभी। फिर प्यूपिल से क्या होगा, लाइट रेज अंदर जाएंगी कहाँ, तो आप बोल सकते हो कि लेंस में जाएंगी। लेंस कैसा होता है, तो आप बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली करने क्या वाला है, लाइट रेज को कन्वर्ज करवाने वाला है। अब क्योंकि आप बोल सकते हो कि आई बॉल के लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो तो अलग अलग पोजीशन पे रखा रहता है, लेकिन एक बात जो फिक्स्ड होती है वो ये है कि ऑब्जेक्ट चाहे जो जहाँ भी रखा हो, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आई लेंस को हमेशा रेटिना पे ही बनवानी होती है। रेटिना क्या होता है, बेसिकली आई लेंस के पीछे एक स्क्रीन होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेटिना। तो इमेज हमेशा रेटिना पे ही बननी होती है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ भी रखा हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस आई लेंस को रेटिना पे ही करवाना होता है। तो इसके लिए आई बॉल अपने शेप को चेंज करता है। अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो आई लेंस पतला हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट पास है, बहुत पास है, तो आई लेंस मोटा हो जाता है। तो आई लेंस क्योंकि अपना आप बोल सकते हो कि थिकनेस चेंज कर रहा है, कभी वो थिन हो रहा है, कभी वो मोटा हो रहा है, इस वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है। और अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर चेंज हो रही है, इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ भी रखा हो उसकी इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनेगी। तो क्योंकि इमेज को रेटिना पे बनवाना है, इसीलिए जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करेगा, कन्वर्जिंग पावर चेंज करेगा। कैसे करेगा, कभी अपने आप को पतला कर देगा, कभी अपना मोटा कर देगा। ये पतला मोटा कैसे होता है, क्योंकि आई लेंस से अटैच्ड होती हैं सिलियरी मसल्स। यही सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, सबसे पहले तो आई लेंस को पोजीशन पे होल्ड करके रखती हैं। ऐसा ना हो कि आई लेंस जो ना मोटा पतला हो रहा हो, इसके चक्कर में लेंस जो है अपनी जगह से उछल के निकल जाए, नहीं, वो अपनी जगह पे टिका रहे, इसीलिए होल्ड करने के लिए सिलियरी मसल्स होती हैं, और वही क्या करती हैं, लेंस का शेप चेंज करवाने में मदद करती हैं। वो हो गया। अब रेटिना पे आप बोल सकते हो कि रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो है ना आप बोल सकते हो कि
फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो जो भी इमेज बन रही है रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड बनती है। इस इमेज को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं कहाँ, ब्रेन में, थ्रू ऑप्टिक नर्व। और ब्रेन जो है फिर इन सिग्नल्स को क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है और हमको एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनवा करके दे देता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे सेशन को समाप्त करते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके हम इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को करेंगे डिस्कस। देखा जाए तो अभी जो ह्यूमन आई का जो पूरा कंसेप्ट है ये खत्म नहीं होता है, अभी और करना है हमें अभी, ठीक है ना। तो वो हम करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विजिट कर लीजिएगा। कैसे विजिट करोगे, तो आप गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, ठीक है। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, आपको क्लास 8 देखना है, तो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे जो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको क्लास 8 का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 8 के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब साइंस को देखने के लिए आप साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 8 साइंस का ये वाला पेज खुल जाएगा, जहां पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने कर लिए हैं क्लास 8 साइंस में, या जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको हो जाएंगे अवेलेबल, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, आपको क्लास 8 साइंस एकदम शुरुआत से देखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा यहाँ पे वो होगा सिलेबस ओवरव्यू का। तो ये पूरा आप वीडियो देखोगे किसका, सिलेबस ओवरव्यू का, कि क्लास 8 साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर ये देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि यार हमको आज से क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन होगा आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाइएगा और एक के बाद एक हमारे लेक्चर्स देखते जाइएगा। तो कुछ इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स के जो लेक्चर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। फायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।